हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडी हब। मैं हूं ऋतिक शाह और आज के समय इंटरनेशनल मीडिया में, इवन डोमेस्टिक मीडिया में अगर आप देख लो, एक टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि यूक्रेन ने एक ही झटके में रशिया के बहुत सारे सोल्जर्स मार दिए। मुझे ये बोलना पड़ेगा कि यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि इस अटैक से हंड्रेड्स ऑफ रशियन सोल्जर्स, अराउंड 400 रशियन सोल्जर्स मारे गए हैं, जबकि रशिया क्लेम कर रहा है कि अराउंड 63 सोल्जर्स मारे गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर अगर आप देखो तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्चुअल नंबर जो है वो इनके बीच में है, जो कि 200 के आसपास है। तो हाँ, यूक्रेन के अटैक से 200 के आसपास रशियन सोल्जर्स मारे गए हैं एक ही बार में, क्योंकि रशिया भी काफ़ी बार अपनी कैजुअलिटीज़ को छुपाता है वॉर में अपनी जगह बनाए रखने के लिए। अब आप पूछोगे कि वॉर तो इतने दिनों से चल रहा है, तब क्या हज़ारों लोग नहीं मारे गए होंगे अब तक? तो हज़ारों नहीं। इस यूक्रेन रशिया वॉर में अगर आप सिर्फ मिलिट्री कैजुअलिटीज़ की ही बात करो, कोई सिविलियन कैजुअलिटीज़ को छोड़कर भी अमेरिका के हिसाब से 2 लाख मौतें हो चुकी है दोनों तरफ से। ये वॉर 10 मंथ्स से चल रहा है और 2023 में भी देखोगे तो आराम से और कुछ महीने भी चलेगा। तो यहाँ पर 2 लाख मौतें हो चुकी है, वहाँ और 200 सोल्जर्स भी मारे गए, तो न्यूज़ क्यों हो रही है इतनी? तो न्यूज़ इस बात के लिए हो रही है क्योंकि यूक्रेन ने सीधा रशियन टेरिटरी में घुसकर अमेरिकन वेपन से इस हमले को किया है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखो तो जो रशियन सोल्जर्स अभी तक मारे गए हैं वो यूक्रेन की टेरिटरी में मारे गए हैं, या फिर एटलीस्ट जो टेरिटरी रशिया ने नहीं कब्जाई है उस टेरिटरी पर मारे गए हैं। इसलिए ग्लोबल मीडिया अभी इस बात को कवर कर रहा है क्योंकि ये अटैक यूक्रेन ने रशिया की टेरिटरी पर घुस के किया है। अभी अगर आप देखो तो रशिया में बहुत गुस्सा है, जो कि फ्यूचर में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। क्यों? अभी के लिए हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टाइम रशियन पॉपुलेशन चाहती है कि रशियन गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे यूक्रेन को, बट ऑफ कोर्स जो थोड़ा बहुत गुस्सा है वो रशियन गवर्नमेंट के ऊपर भी है, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में इतने सारे सोल्जर्स आपने क्यों रखे? इससे हमेशा डेंजर बना रहता है कि अगर उसी बिल्डिंग को टारगेट किया गया तो बहुत सारी कैजुअलिटीज एक साथ होगी। बट रशिया में मेन डिमांड अभी भी है बदले की। यूक्रेन ने ये अटैक किया कहाँ? तो स्क्रीन पे आपको दिखेगा यूक्रेन का करंट मैप, और जो लाल मार्क किया हुआ लोकेशंस है वो रशिया के कब्जाए हुए जगह है, और उसी जगहों पर एक जगह है दोनेक्स, जहाँ एक बिल्डिंग थी, और उसी बिल्डिंग को यूक्रेन ने टारगेट किया है हिमार्स से, जो कि एक हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहे तो हिमार्स हमारे पिनाका रॉकेट सिस्टम की तरह ही है और इसी की तरह काम करता है। ओवरऑल बात करें तो वेट और रेंज में पिनाका काफ़ी हद तक हिमार्स से बेहतर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल वीडियो देता हूँ पिनाका रॉकेट सिस्टम के लॉन्च का। अनलाइक जो वीडियो आपने देखा, यूक्रेन की आर्मी हिमार्स रॉकेट सिस्टम को, जो कि एक व्हीकल वेस्ट है, उसे कहीं से भी किसी भी जगह से जंगल पे छुपा के या फिर सड़कों से भी इस रॉकेट सिस्टम को लॉन्च कर देती है, जिसकी बहुत सारी वीडियोस आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगी। ये रॉकेट सिस्टम बाय द वे यूएसए ने दिया था यूक्रेन को। ये बना था 1990s के तमाम। आज भी इनके यूजेबिलिटी के लिए ये बड़े बड़े वॉर में भी यूज़ किया जाता है। अब इन सब के बाद आपका एक नेचुरल क्वेश्चन होगा कि यूक्रेन अभी तक क्यों नहीं हारा? आफ्टर ऑल रशिया जैसी एक मिलिट्री सुपर पावर के साथ ये वॉर में है यूक्रेन। तो इसका रीज़न क्या है? तो देखो, इस रीज़न है यूएसए का कांस्टेंट सपोर्ट। यूएसए का कांस्टेंट सपोर्ट मिल रहा है यूक्रेन को। पैसे ने अब तक यूक्रेन को $113 बिलियन दिया है। इंडिया और चाइना की मिलिट्री बजट की यूटिलिटी भी इससे कंपेयर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अनलाइक इंडिया और चाइना, जहां मेजॉरिटी ऑफ द डिफेंस बजट जाता है रिटायर्ड सोल्जर्स की पेंशन और सैलरी पे, यूक्रेन ने इन सारे पैसों का $113 बिलियन में से 90% पैसों का इस्तेमाल किया है वेपन्स पर। सो यूक्रेन की आर्मी छोटी ज़रूर है, बट उनके पास एमुलेशन की कमी नहीं है। वैराज रशिया के साइड अगर आप देखो तो रशिया के पास अभी एमुलेशन की कमी होने वाली है। रिपोर्ट्स क्लेम करती है कि रशिया अभी 1980s के ज़माने का जो पुराना एमुलेशन है, जो अभी फंक्शनल है भी की या नहीं वो भी पता नहीं, उसका इस्तेमाल कर रहा है या फिर फ्यूचर में कर सकता है। एंड सिंस यूक्रेन जो रशियन क्लेम टेरिटरी है वहाँ पर जाके इतने आराम से रशियन सोल्जर्स को मार रहा है, तो उससे रशिया में एक कॉन्सेंस डेवलप्ड हो रहा है सुपर कॉम्बैट को लेकर। यहाँ पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल को लेकर ओपनली बात किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक न्यूज़ इंटरव्यू के दौरान इन रशियन गवर्नमेंट न्यूज़ आउटलेट बात हो रही थी क्या रशिया को यूक्रेन के ऊपर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना चाहिए, और वहाँ इंटरव्यू देने
वाले रशिया के जनरल ने ये कहा कि ये विंटर का टाइम बिल्कुल सही है यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का। इन्होंने ये भी कहा कि 2000 में ही रशिया ने स्टडी किया था कि कैसे यूक्रेन का एनवायरनमेंट रहता है साल के इस समय, कैसे नदियाँ बहती है और कैसे हवा चलती है, और इसलिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन पर इस्तेमाल करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो भी देखें। А вы, товарищ подполковник, как относитесь к идее применения тактического ядерного оружия? Ну, положительно. Вы знаете, мы даже в нулевые годы проводили исследования в этом отношении, и я вам так скажу, что при определенных гидрометеорологических параметрах атмосферы и суши, метеорологии суши, эффективность тактического ядерного оружия можно повышать, ну, как минимум 6-8 раз. Это очень серьезная тема, и, конечно, с точки зрения погодного фактора это тоже значимо. Ну, а что касается вообще истории применения, то, ну, понятное дело, что применение тактического ядерного оружия может в корне изменить боевую обстановку. Ну, и я напомню, что вообще-то и производство, и само применение этого оружия, оно не регламентируется никакими международными договоренностями. Здесь у всех руки развязаны, ну, за исключением разве Now, Russian military officer. इस वीडियो में कहा गया है कि अर्ली 2000s में रशिया ने स्टडी किया था कि यूक्रेन के कुछ इलाकों पर इस विंटर के टाइम अगर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया जाए तो उससे न्यूक्लियर रेडिएशन क्या रशिया की तरफ आएगी, इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या उससे पॉल्यूटेड होंगे। अकॉर्डिंग टू देयर स्टडीज़ इस समय एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने से, जो कि बाय द वे एक 1 से लेकर 2 किलोटन का होता है, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में यूएसए के द्वारा एक्सप्लोड किए गए बॉम्ब से 12 टाइम्स लेस पावरफुल है, वो अपने नॉर्मल रेंज से 6 गुना ज़्यादा नुकसान कर सकता है। और एक्सप्लोड के बाद जो न्यूक्लियर फॉल आउट होगा, जो रेडिएशन होगा, वो भी रशिया के साइड में आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो रशियन सोल्जर्स एंड रशियन मिलिट्री की बात करूँ तो वो बिल्कुल चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे, क्योंकि यूएसए की तरफ से जो अनलिमिटेड मनी और वेपन्स की सप्लाई यूक्रेन को मिल रही है, उससे रशिया का कैजुअलिटीज़ फ्यूचर में और भी बढ़ सकता है। मगर यहाँ आपको लेना होगा अपनी कंट्री के पॉपुलेशन को कंट्रोल में, और बहुत सी सर्वे से ये पता चला है कि रशिया में एक बड़ा पॉपुलेशन चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना किया जाए। बट हाँ, मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि आम आदमी को नहीं पता कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कैसे डिफरेंट होते हैं अदर नॉर्मल न्यूक्लियर स्ट्राइक से। सबको यही लग रहा है कि हिरोशिमा और नागासाकी की तरह सिविलियंस को बॉम्ब किया जाएगा, और इस वजह से 3% से भी कम लोगों ने वोट किया है डायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए। मगर ये जो सर्वे है वो नवंबर मंथ्स में किया गया है, और जैसे जैसे ये बात सामने आएगी कि यूक्रेन रशियन सोल्जर्स को मार रहा है, रशियंस और भी ज़्यादा गुस्सा होंगे अपने सोल्जर्स और सिविलियंस को खोने पर, और ये गुस्सा पब्लिक को न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने को लेकर ज़्यादा सपोर्टिव होने पर मजबूर करेगी। और मेरे हिसाब से 30 से 35% लोग भी अगर इसके सपोर्ट में आ जाते हैं तो रशिया एक बड़ा स्टेप लेगा। अब यहाँ इंडिया का रोल क्या है, तो यहाँ देखिए, पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था रशिया को कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल मत कीजिएगा, तब हम लोग न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे। चाइना का भी दबाव है रशिया पर न्यूक्स के बात को लेकर, जिसकी वजह से पहले भी रशिया टैक्टिकल न्यूज़ यूज़ करने से पीछे हट गया था। बट जिस तरह से अभी वॉर का रुख जा रहा है, उससे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करना रशिया के लिए ज़रूरी होता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही रोज़ के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, और एग्ज़ाम्स के लिए रोज़ की ताज़ा खबरें सुनते और जानते रहिए हमारे साथ।